आज बड़े खुल के हो रहा है इंटरव्यू, ऐसे इंटरव्यू कम देता हूं मैं कभी कभी। बड़ा स्पॉन्टेनियस बात हो रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में 2 चीजों पे ध्यान देना। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं वी बिलीव, और दूसरा क्या बोलते हैं? वी थिंक। भाई साहब समस्या निगम जी, आज दिल की बात बोलूं आपको, मैं इंसान को ना आज बहुत बुरा लगेगा कुछ लोगों को, एक कुकुर के साथ कंपेयर करूंगा एक जगह पे, काफी सारे इंसान। कैसे? इसके इन्वेस्टर्स के प्रेशर के कारण इसका आईपीओ आ रहा है। ओ भाई ये तो तेरा उड़ते ही फट से नीचे जाएगा। और मैंने उसको वहां बोल दिया, मैंने कहा देख लियो मेरे दोस्त, 9 महीने के अंदर ये 40% से ज्यादा ड्रॉप होगा। वो नहीं माना, उसने पैसा लगा दिया उस पर। राहुल गांधी यात्रा पर निकले थे, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। मेरा मानना है, पूछना है आपसे ये कि अगर आप सबको सलाह देते हैं, सबको मोटिवेट करते हैं, एक मौका आपको मिले कि राहुल गांधी को सलाह देनी है, उनको मोटिवेट करना है, तो आप क्या कहेंगे? ओए होए होए, क्या प्रश्न पूछे। राहुल गांधी को क्या सलाह देंगे? गोल्ड स्टेटमेंट, गर्ल स्टेटमेंट, सक्सेस स्टेटमेंट, सेक्स स्टेटमेंट। एक शख्स जिनका शौक है मोटिवेट करना, वे डूबते को सहारा देते हैं। इंसान के अंदर मर चुके जज्बात और जोश को जिंदा कर देने का हुनर उन्हें बखूबी आता है। आप ऊंचाइयों पे पहुंचने का सपना देख रहे हैं, वे सपने को साकार करने का तरीका बता देंगे। आप मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, वे आपको सही दिशा दिखा देंगे। ऐसे शख्स को विवेक बिंद्रा के नाम से जानते हैं। विवेक जी, बिजनेस टुडे टेलीविजन के बातें कामयाबी की शो में आपका स्वागत है। सर, पहला सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि मोटिवेशनल स्पीकर, मैनेजमेंट गुरु, एंटरप्रेन्योर जैसे शब्द आपके पर्यायवाची बन गए। इन शब्दों का जुड़ाव आपके साथ कैसे हुआ? ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी की शुरुआत निगम जी वहीं से होती है जहाँ ज़रूरत पैदा होती है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, सबको मालूम है। और वहीं से परिवर्तन आता है। जितना तेज परिवर्तन लाएं, तो मैं कौन? आई एम द चेंज। मैं एक वो परिवर्तन हूँ, और उस परिवर्तन को मैं लोगों को कम्युनिकेट करना चाहता हूँ विद फुल कन्विक्शन एंड क्लैरिटी। मैं आज एंटरप्रेन्योरशिप को एनेबल करना चाहता हूं। भारतवर्ष के अंदर अगर कोई चीज प्रोग्रेस ला सकती है तो वो एंटरप्रेन्योरशिप ला सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं। एक इकोनॉमी की ग्रोथ होती है हमेशा 3 चीजों से। पहली है कंजम्पशन, दूसरी है सेविंग, तीसरी है इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी कंजम्पशन बढ़ाती है, कंजम्पशन भी कंजम्पशन बढ़ाती है, और ये तीनों मिलकर फिर कंजम्पशन बढ़ाते हैं, तभी देश बढ़ता है। और इनके लिए आपको चाहिए एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योरशिप को एनेबल करने के लिए आज हमारा अस्तित्व, हमारी आइडेंटिटी, हमारा पर्पस, हमारी सांसें, हमारी नींद, हमारी जागृत अवस्था सब इसी के लिए है। हम हर वो काम करेंगे। पीछे न्यूज चैनल पे लोग बोल रहे थे कि आप अडानी के फेवर में बोल रहे हैं। अरे मैं वो बोले तो आप अडानी के एजेंट हो, वो बोले आप अडानी के स्पोक्स पर्सन हो, आप अडानी के लिए आए हो यहाँ पे। मैं बोला बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं अडानी का एजेंट हूँ, मैं हर एंटरप्रेन्योर का एजेंट हूँ, मैं 13 करोड़ एमएसएमईज का एजेंट हूँ। मुझे मिलता कुछ नहीं इनकी एजेंसी के लिए, लेकिन इससे भारत को मिलता है। और जब खुशहाली आएगी तो हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर बिजनेस का, हर इंसान का देश में फायदा होगा। और वही मेरा पर्पज है। मैं एंटरप्रेन्योरशिप को एनेबल करने के लिए जीवित हूँ। सर, आपने अडानी का जिक्र किया तो अडानी का सवाल मेरे जहन में आया कि इन समय जो अडानी को लेकर चल रहा है, अचानक से वो बहुत ऊपर गए, फिर अचानक से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, फिर उनका एक डाउन शुरू हो गया, फिर अब चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। तो इस तरह की बिज़नेस में बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि उठना गिरना होता है। तो इस पूरी घटनाक्रम को आप किस नज़र से देखते हैं, और क्या संदेश देना चाहेंगे आप उनके निवेशकों को? लोगों को ना, पहले तो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। एक मेरे यहाँ पे माली काम करता है मेरे घर पे। उस माली से मैंने एक दिन पूछा, ये बागेश्वर बाबा धाम कौन है? बोले बहुत बड़े संत हैं, सब कुछ जानते हैं, बहुत जबरदस्त हैं। जब उनके ऊपर कंट्रोवर्सी आई, मैंने पूछा क्या विचार है आपका? बोले पहले मैं उन्हें बहुत बढ़िया मानता था, अब मुझे लग रहा है वो पाखंडी है। फिर उन्होंने आके कुछ पत्रकारों को लेकर ठोक दिया, प्रूफ कर दिया। मैंने कहा अब क्या मानना है? कह रहे नहीं, वो बड़े संत हैं। आपको क्या समझ में आई? सब कुछ वही था। बागेश्वर बाबा भी वही थे, मेरा माली भी वही था। मीडिया पे पहले देखा संत लगे, मीडिया पे दोबारा देखा अरे गड़बड़ है, मीडिया पे तीसरी बार देखा नहीं संत हैं। यानी कि कहानियों से परसेप्शन बदलता है। और कैसे परसेप्शन एक माली का बदला, वो दिखाई पड़ा आपको अडानी के केस में। मैं आपको समझा देता हूं, इसके पीछे की साइंस को समझो। हिंडनबर्ग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कोर्ट में अमेरिका में केस में जीत जाती है। हमारे देश के इरोज इंटरनेशनल ने भी उसके ऊपर केस किया, चाइना की एक बहुत बड़ी फर्म ने उसके ऊपर केस किया। ये दोनों हार गए केस, इरोज भी हार गया, चाइनीज कंपनी भी हिंडनबर्ग के अगेंस्ट हार गई। अब आपको लगेगा इसीलिए हार गए होंगे क्योंकि हिंडनबर्ग ने सच बोला होगा? नहीं, इसलिए नहीं हारे। वो इसलिए हारे क्योंकि अमेरिका में ओपिनियन रखने की आजादी है। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में 2 चीजों पर ध्यान देना। वो क्या बोलते हैं?
वो बोलते हैं वी बिलीव, और दूसरा क्या बोलते हैं, वी थिंक। उनकी पूरी रिपोर्ट में ये दो चीजें मिली, वी बिलीव, वी थिंक। तो अमेरिका ने बोला इसकी रिपोर्ट सही है गलत है हमें क्या मतलब, वो तो उनका विचार है, विचार रखा। ये तो नहीं कह रहे कि भाई अडानी ने फ्रॉड किया है, वो कह रहे हमको लगता है, हो सकता है फ्रॉड किया हो। 10 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन 3 साल पुरानी, लाखों लोगों की ऑर्गेनाइजेशन अडानी 30 साल पुरानी। हमारे देश में भुट्टा सेकने के लिए कोयले पे जैसे हवा दी जाती है, ऐसे ही हिंडनबर्ग ने हवा दे दी कि जी हम यहाँ पे अडानी, ऐसा अडानी, वैसा अडानी, सारे नंबर्स अडानी के। आप डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो, आप उनकी जो एसेट टू डेट रेशियो, ये सारे बेसिक रेशियो थे जिनकी जानकारी नहीं, पर पॉलिटिकल पार्टीज को मौका मिल गया है और उसके चक्कर में लोग अपने देश के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर अडानी ने गलत किया पकड़ में आ जाएगा, चीजें सारे नंबर वापस आ चुके हैं। मैं बहुत न्यूज चैनल पे बात कर चुका हूं अडानी के विषय में, पर हिंडनबर्ग ऑर्गेनाइजेशन विश्वसनीय बिल्कुल नहीं है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में उसको रिपोर्ट बनाने के लिए अब इस समय बैन कर दिया गया है, वो वहां रिपोर्ट नहीं बना सकता क्योंकि वो शॉर्ट सेलर है। क्या होता है शॉर्ट सेलर मालूम है आपको, सबको मालूम है। वो क्या करता है, 100 रुपए के आइटम पे 70 का पोजीशन बना करके रिपोर्ट गलत निकाल करके 30 रुपए कमा के निकलता है। उसका धंधा है, वो बोलता है, वो खुद बोलता है। हम नहीं, आप नहीं बोल रहे, आप थोड़ी कह रहे हो निगम जी, मैं थोड़ी कह रहा हूं, वो तो खुद कह रहा है कि मेरा धंधा है लोगों की बदनामी करके पैसा कमाना। तो आप मानते हैं कि अडानी जी के साथ जो अभी हो रहा है, जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, वो इससे बाहर निकल जाएंगे? वो निकले नहीं निकले, बॉटम ना आप जानते, टॉप ना मैं जानता। मेरा मुद्दा वो नहीं है वो निकले ना निकले, मेरा मुद्दा नहीं उन्होंने फ्रॉड किया नहीं किया। मेरा मुद्दा यह है कि अडानी के बिजनेस चल रहे हैं, अडानी के बिजनेस सेफ हैं, कैश फ्लोज हैं, रिकरिंग रेवेन्यू के बिजनेस हैं, धंधा वैसे का वैसा है, कागज ऊपर नीचे हुआ है। अडानी की कंपनी ओवर वैल्यूड थी, बहुत ओवर वैल्यूड थी, सबको पता है। उसमें इन्वेस्ट आपको नहीं करना चाहिए था, मुझको नहीं करना चाहिए था, सबको पता है। रिटेल इन्वेस्टर को नहीं जाना चाहिए क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा थी, सबको पता है। आज उसका प्राइस करेक्शन हो गया है, पर धंधा ठीक है, अडानी सेफ है। निकल जाएंगे मतलब क्या, निकले हुए हैं, वो सेफ हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। अडानी के धंधे ऑन हैं, चालू हैं, बस उनकी रैंक बदल गई, दूसरी रैंक से 15वीं रैंक 17वीं रैंक पे आ गए दुनिया में। क्या फर्क पड़ता है इससे, धंधा चल रहा है। आज जब गूगल में वैल्यूएशन ड्रॉप हुई 15% लोग निकाल दिए, फेसबुक में वैल्यूएशन ड्रॉप हुई 8% लोग निकाल दिए, अमेजॉन में वैल्यूएशन ड्रॉप हुई 9% लोग निकाल दिए, अडानी की वैल्यूएशन 50% ड्रॉप हुई, एक आदमी नहीं निकाला। अरे धंधा चल रहा है मेरे भाई, कागज ऊपर नीचे हुआ है, इसलिए भ्रमित मत होइए। मैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ में उनका एडवोकेट बिना पैसे लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। मुझे देश के एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाना है। ये आपके पहले प्रश्न का भी उत्तर है, दूसरे प्रश्न का भी उत्तर है। चलिए अब इस मुद्दे से बाहर निकलते हैं। सर आप मैनेजमेंट गुरु हैं, ठीक है, आप मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। मैं इसको दो तरीके से जोड़ रहा हूँ कि एक ज़माना था कि नुक्कड़ पे गांव देहात में लोग ज्ञान देते थे, बैठ के बड़े बुजुर्ग बताते थे, तो लोग भागते थे दूर कि यार ज्ञान फैल रहा है, भागो। आपने एक ऐसा सम्मोहन बांधा कि लोग आपकी स्पीच सुनने के लिए आते हैं, आपके पास खींचे चले आते हैं। ये क्या जादू है, ये कौन सा सम्मोहन है? कौन सा सम्मोहन, कौन सा जादू? ये जादू हर वो व्यापारी कर रहा है जो कस्टमर की प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर रहा है कि कस्टमर आपके बिना अपने आप सॉल्व ना कर पाए। तो जादू, ये आपने जादू पूछा ना, तो ऐसे नहीं करते जादू। जादू करते हैं कस्टमर की प्रॉब्लम को समझो, उसको समझो, फिर प्रोडक्ट बनाओ। तो कंज्यूमर और क्रिएटर जिस दिन साथ में आ जाए, सारे नंबर खत्म हो जाएंगे। विवेक बिंद्रा का सक्सेसफुल होने का असली मंत्र क्या है? सक्सेस की परिभाषा कैसे गढ़ेंगे? सक्सेस की कोई परिभाषा नहीं, सक्सेस की परिभाषा है ट्रस्ट। जब लोग आप पे विश्वास करते हैं, आप सफल हैं। आप आर्थिक रूप से मत देखिए, इट इज अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी गोल। 3 बातें हैं। प्रोग्रेसिव मतलब रोज बढ़ना है, रियलाइजेशन मतलब परिवर्तन चाहिए किसकी तरफ, वर्दी गोल, ऐसा गोल जो गोल परस्यू करने लायक है। आतंकवाद का भी गोल हो सकता है और लोगों को व्यापार में आगे बढ़ाने का भी गोल हो सकता है। गोल दोनों है, पर ये वर्दी है, वो अनवर्दी गोल है। सो प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन टुवर्ड्स द वर्दी गोल, ऐसा गोल जिसको परस्यू करके आपकी रियलाइजेशन इंप्रूव हो और प्रोग्रेसिव, रोज आगे बढ़ते हो, रोज आगे बढ़ते हो, रोज आगे बढ़ते हो। सो सक्सेस इज अ जर्नी, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन। सक्सेस की परिभाषा यही है, एक गोल बना के क्लैरिटी लेकर के आओ। भाई साहब समस्या, निगम जी आज दिल की बात बोलूं आपको, मैं इंसान को ना, आज बहुत बुरा लगेगा कुछ लोगों को, एक कुकुर के साथ कंपेयर करूंगा एक जगह पे, काफी सारे इंसानों को। कैसे? आपके घर में है कुकुर, जिसे बोलते हैं बड़ा ही लॉयल पशु कॉल्ड डॉग। निगम जी है आपके घर में? नहीं है। जिसके घर में आप देखना, अगर जानकारी हो तो डॉग को ट्रेन करने के लिए क्या चाहिए, बिस्किट। क्या चाहिए उसको? बिस्किट दो, हाथ में लाएगा, बिस्किट दो, बैठ जाएगा, बिस्किट दो, उठेगा, बिस्किट दो, भौंकेगा।
इसी से ट्रेनिंग देते हैं। जब डॉग ट्रेनर से मिलोगे ऐसी ट्रेनिंग देता है वो। भाई साहब वो क्या कर रहा है, उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है। बिस्किट मिला, अरे लिप मिला लो हाथ, बिस्किट मिला, अरे बैठ जाओ। इंसान भी ऐसा हो रहा है, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, बड़े गोल को छोड़ देता है। रास्ते में चवन्नी मिली, बड़े गोल को छोड़ देता है, एक और चवन्नी मिली, बड़े गोल को छोड़ देता है, इसलिए चवन्नी लाल बन जाता है वो। हम लोगों को समझाते हैं भाई साहब बड़े पर्पस को पकड़ के रखो, वरना एक कुकुर भी एक बिस्किट के लिए भटक जाता है और उसको जो मर्जी करा लो वो कर लेता है। आपके गोल वाले शब्द की जब आपने बात की तो मुझे जयशंकर प्रसाद जो महाकवि रहे उनकी एक पंक्ति याद आई। मैं उससे जोड़ना चाहूँगा कि इस जीवन का मकसद नहीं है शांत भवन में टिक रहना, पहुँचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। इसको आप कैसे समझाएंगे लोगों की? कुछ लोग हैं कि अपना गोल्स फिट करते हैं लेकिन वो फिर थक के बैठ जाते हैं, हार जाते हैं। तो हमको कहाँ तक फाइट करनी चाहिए? पहुंचना उस सीमा तक जहां तक राह नहीं है। पकड़ो बात को, क्या बात कही आपने, पहुंचना उस सीमा तक जहां तक राह नहीं है। इसका मतलब गोल तक राह है, पर्पस बहुत बड़ा होता है। पर्पस बता रहा हूं मैं, केवल गोल नहीं, पर्पस। जिस दिन जीवन में एक मुद्दा, एक लक्ष्य पैदा हो गया। आप जानते हैं मंडेला को जेल में डाला 27 साल मेरे भाई साहब। उनको छोटी निक्कर में रखते थे, सर्दी के अंदर 5 डिग्री टेम्परेचर में, पत्थर तोड़ने में लगे रहते बूढ़े मंडेला। पत्नी का देहांत हुआ, जाने नहीं दिया क्रिमेशन पे। बेटे का देहांत हुआ, जाने नहीं दिया क्रिमेशन पे। घर में विवाह हुआ, जाने नहीं दिया शादी में। घर से चिट्ठी आती थी, पढ़ने नहीं दिया जाता था। फ़ोन कराएं तो शीशे के उस पार खड़ा कर देते थे। जब मन करे उनको खूब मारते पीटते थे। तो फिर भी वो अपने देश के लिए लगे रहे, क्योंकि उन्हें तनख्वाह मिलती थी नहीं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बिस्किट मिल रहा था जो कुकुर को मिल रहा था नहीं। मंडेला पर्पस पे लगे थे। तो जाना है उस राह पे जहां तक जिसके आगे राह जिसके आगे राह ना हो, यानी कि जहां मंजिल। तो ये जो है ना, जब पर्पस बड़ा होता है ना तो इंसान बड़ा काम करता है भाई साहब, तनख्वाह के लिए कभी बड़ा काम नहीं करता। सर आज के जो युवा हैं, जो आज की जनरेशन है, वो एक ज़माना था कि हम जब बड़े हो रहे थे हमको बताया जाता कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हमारा एक गोल सेट होता था। आपकी युवा पीढ़ी जो है मैक्सिमम टाइम फ़ोन पर रील्स और शॉर्ट्स, वो इनका गोल बन गया, मैक्सिमम समय वहाँ गुजर रहा है। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश होगा? ऐसे लोगों के लिए देखो भाई साहब, जो मेरा संदेश है वो बड़ा सिंपल है कि आज कोविड काल के बाद 7 से 8 घंटे का मोबाइल का वॉच टाइम हो गया है। स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ता चला जा रहा है। लोग लगे हुए हैं, पतली कमरिया मेरी, हाय हाय हाय, डांस चल रहा है वहाँ पे, और अपना समय बिता रहे। ऐसे 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 ये उंगली चलने का पैटर्न बदल गया है। ऐसे चलती है उंगली, मैं कैमरा पे सबको दिखा रहा हूँ, ये उंगली चलने का पैटर्न बदल गया है। तो भैया जो रील जिस समय देख रहे हैं और रील के पीछे लगे हुए हैं, मैं उनके लिए सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप आज डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास में क्लैरिटी नहीं है। तो डिसिप्लिन डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करता है। डिसिप्लिन चाहिए आपको, कंसिस्टेंसी चाहिए आपको एक मकसद चाहिए जीवन के अंदर, आपको एक विशाल मकसद चाहिए, विशाल लक्ष्य चाहिए, महान लक्ष्य। गोल स्टेटमेंट, गर्ल स्टेटमेंट, सक्सेस स्टेटमेंट, सेक्स स्टेटमेंट। सक्सेस स्टेटमेंट सेक्स स्टेटमेंट के बहुत ऊपर है। जिस दिन सक्सेस स्टेटमेंट के पीछे भागे, सेक्स स्टेटमेंट से अपने आप डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ जाओगे। जिस दिन गोल स्टेटमेंट के पीछे भागे, गर्ल स्टेटमेंट के पीछे अपने आप बाहर आ जाओगे। ये सब चीज़ें अपने आप मिल जाती हैं। चक्कर क्या है, ये नहीं मिलता, दिशा नहीं मिलती, क्लैरिटी नहीं मिलती। चीफ कन्फ्यूजन ऑफिसर है, बनना चीफ क्लैरिटी ऑफिसर था। सर मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि कहीं ना कहीं आप सन्यासी के तौर पर भी अपने जीवन को जिया है। एक सन्यासी के तौर पर जब आपने जीवन को जिया तो आपने क्या महसूस किया, क्या शिक्षा आपको मिली, और वो संदेश कैसे आप शेयर करेंगे अपने दर्शकों के साथ? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, जब मैं सन्यासी तो नहीं था, मैं ब्रह्मचारी था। सन्यास जो है आश्रम, वो चौथा आश्रम होता है। पहला आश्रम ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। तो मैं सन्यास तक नहीं पहुंचा, मैं अभी गृहस्थ आश्रम में हूँ। गृहस्थ से वानप्रस्थ की तरफ बढ़ रहा हूँ, उसकी तैयारी कर रहा हूँ, फिर सन्यास आएगा। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में जो मैंने सीखा, मैंने शास्त्रों को पढ़ा, भगवद गीता को पढ़ा। अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसाम शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। भगवद गीता में भगवान समझाते हैं अमानित्वम, मान की इच्छा मत रख, अदम्बित्वम, दंभ अहंकार समाप्त हो जाना, आचार्योपासनम, आचार्य उपासन, उपासन, आसन उप मतलब नजदीक रखो, उनके आचार्य यानी कि आपके जो बड़े शिक्षक गण हैं उनके पास बैठ के सीखते चलो। अमानित्वम अदम्बित्वम आचार्योपासनम शौचम, शौचम मतलब हमेशा अपने शौच मतलब सफाई रखो, साफ सुथरे रहो। स्थैर्यम, स्थिर रहो। आत्मविनिग्रह, अपनी इच्छाओं को रेगुलेट कर सको। जैसे कछुआ खतरे को देख करके अपने लिम्स को अंदर कर लेता है, वैसे ही सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की अपॉर्चुनिटी को देख के महान लक्ष्य वाला आदमी अपनी इच्छाओं को तुरंत अपने अंदर वश में कर सके, तो उसके बाद ऐसा व्यक्ति डिसिप्लिन, उसको फिर देखो ऐसा ही आदमी इतिहास रचता है भाई साहब।
हाँ, इसीलिए भगवत गीता पढ़ाता हूँ मैं। भगवत गीता पे फोकस इसीलिए करता हूँ। लोग गीता का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कतई नहीं है कहीं पे भी। उसमें जो श्लोक दिए, जो चर्चा दी हुई है, जो महान चर्चा दी हुई है उसके अंदर, अर्जुन के प्रश्न कृष्ण के उत्तर, अर्जुन के प्रश्न कृष्ण के उत्तर, रियल क्राइसिस के अंदर हुआ है भाई साहब। यूक्रेन और रशिया का जब वॉर हुआ ना, तो कभी बम चले कभी रुके, वहाँ कंटिन्यूस बम चल रहे थे, तीर चल रहे थे, लगातार चल रहे थे। उसके बीच में इतनी भयंकर चर्चा हुई कि आज तक रेलेवेंट है। कोई गीता के अंदर अब तक अमेंडमेंट नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है। गीता के श्लोक आज भी वही 700 के 700 हैं, जितनी बार पढ़ते हैं नया अर्थ निकल कर आता है। तो मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम से क्या सीखा? मैंने सीखा वहाँ से कि कैसे अपने आप को रेगुलेट करके अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ा जा सकता है, और वही लोगों को कम्युनिकेट भी करता हूँ। उसकी नज़र कहाँ पे, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। आपने गाना सुना? ये नॉनसेंस गाना है। हम किस गली जा रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं तुम किस गली जा रहे हो, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। भाई साहब गोल्ड स्टेटमेंट को पकड़ना आना चाहिए। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, ऐसा वो गाना फिर भी ठीक है। हाँ, लड़की के पीछे नहीं, गोल के पीछे। आपने सही बात बोली कि हम किस गली जा रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है। जो नए एंटरप्रेन्योर हैं उनको क्या सलाह देंगे, उनको क्या दिशा पकड़नी चाहिए ताकि वो अपने मुकाम तक पहुंच सकें? अक्सर लोग भटक जाते हैं। नहीं, भटकते तो बाद में, शुरुआत ही गलत है उनकी। बात भटकते तो तब है ना जब चल पड़े। हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर, उसका जब बिजनेस स्टार्ट करना है तो स्टार्टिंग किस से होनी चाहिए? पहली स्टार्टिंग होनी चाहिए प्रॉब्लम से। किसकी? ढंग से समझे, उस कस्टमर की जिसकी प्रॉब्लम को समझना है। उसके बाद अब मैन पावर चाहिए बढ़िया, फिर प्रोडक्ट बनाएं। लोग पहले प्रोडक्ट बनाते हैं, पहले बेचने की बातचीत करते हैं, पहले प्रॉफिट दिमाग में लाते हैं, प्रॉब्लम और प्रॉस्पेक्ट और पर्पस को भूल जाते हैं। तो वहाँ से शुरुआत हो तो वो ठीक रहता है। सर, आपने बताया कि नए एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए। एक सवाल आपसे जाऊँगा कि पाश एक कवि हैं, पंजाबी कवि, उनकी कविता है बड़ी खूबसूरत सी कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, ना होना तड़प का सब कुछ सहन कर जाना। सपने क्या हैं और सपने देखना क्यों ज़रूरी है किसी भी युवा के लिए? सपने क्या है और क्यों देखना जरूरी है किसी भी युवा के लिए? हाँ जी। भाई साहब, अगर सपना ही नहीं होगा, अगर उसके पास में क्लैरिटी ऑफ द ड्रीम नहीं, मैं एक गोल्डन स्टेटमेंट दूंगा रोज। अगर जिंदगी में प्रोग्रेस चाहिए आपको, अपना सपना याद करो, अपना सपना याद करो, अपना सपना याद करो, अपना सपना याद करो। सबसे बोल रहा हूँ, इसी एक बात को पकड़ लेना। रोज सुबह उठ के क्या करो? अपना सपना याद करो, अपना सपना याद करो। मैं आंख बंद करके याद करता हूँ, गहराई में उतर जाता हूँ। मेरा सपना क्या? मैं उससे भटक तो नहीं रहा हूँ। रोज भटकेगी, भटकाएगी दुनिया आपको, और रोज हटाएगी दुनिया आपको, चलाएगी दुनिया आपको, हिलाएगी, गाली देगी आपको। अपना सपना याद करो, अपना सपना याद करो। सब कुछ भूल जाओ, मेरी इस इंटरव्यू से एक स्टेटमेंट उठा के ले जाओ, अपना सपना याद करो। बस अपने को मरने नहीं देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ रोज याद करोगे तो जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा, विशाल होगा, बड़ा हो जाएगा। माइंड जिधर फोकस करता है वो बड़ा हो जाता है। माइंड नेगेटिविटी पे फोकस करता है वो बड़ी हो जाती है। माइंड सोल्यूशन पे फोकस करता है वो बड़ा हो जाता है। अपॉर्चुनिटी पे फोकस करता है, अपॉर्चुनिटी बड़ी हो जाती है। आप डिफिकल्टी, पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी जिस पे फोकस करोगे बड़ा हो जाएगा। अपने सपने को फोकस करोगे बड़ा हो जाएगा। इसीलिए आपसे भी निगम जी, अगर आगे बढ़ना है ना आपको भी जीवन में, तो क्या करो? अपना सपना देखते रहो, अपना सपना याद करो। आपने बड़ी बड़ी कंपनियों में जाके लोगों को मोटिवेट किया है, स्पीच दिए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आपको बुलाती हैं। टेक्नोलॉजी की कंपनियों की दुनिया में अगर देखें तो बहुत सारा ले ऑफ हो रहा है, बहुत लोगों को निकाला जा रहा है, नकारात्मक माहौल थोड़ा सा। ऐसे में आप क्या सलाह देंगे कंपनियों को भी और उन लोगों को भी जो काम करते हैं, किन चीज़ों के लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए और कैसे? कंपनी को ना 3 चीज़ों पे तैयार रहना चाहिए निगम जी। कितनी चीज़ें आप भी याद रखिए, बाकी सबको बताता हूँ। कैश, ग्रोथ, प्रॉफिट। जिस धंधे में ये 3 चीज़ें हैं, कैश मतलब माल बेचने से पहले या माल बेचते ही तुरंत पैसा आए, कैश फ्लो अच्छा रहना चाहिए। जितना गया उससे ज़्यादा आया, फाइनेंस ही है। 3 चीज़ों का फाइनेंस है, समझ लीजिएगा। जितना पैसा गया उससे ज़्यादा आना चाहिए हर महीने, वो है आपका कैश फ्लो पॉजिटिव। जितने का माल बेचा उससे ज़्यादा का पैसा आना चाहिए, वो मार्जिन है, वो प्रॉफिट है। दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है मैं समझा देता हूँ। भारत की सरकार का जो टैक्स सिस्टम है उसके कारण फ़र्क समझा देता हूँ आपको। ऐसा होता है, आपने 100 रुपये का माल 150 में बेचा, कितने का मुनाफा? 50 रुपए का। 100 का माल 150 में बेचा, 50 रुपए का मुनाफा। आपकी बुक्स में प्रॉफिट आ गया, आपने बिल इनवॉइस जनरेट किया, प्रॉफिट आ गया, पर पेमेंट 4 महीने बाद आई। तो यानी कि प्रॉफिट है, कैश नहीं है। ये प्रॉफिट नकली है। समझ में आ गया? 4 महीने बाद बाई चांस वो पेमेंट देने को मर गया, फिर आप उसके पीछे पीछे घूमते रहो, कोर्ट में जाते रहो, एमएसएमई समाधान योजना में जाओ, इसमें जाओ, उसमें 180 दिन और लगाओ, गेम ओवर। तो पहला चीज है, जब धंधा करो कैश का धंधा करो, उधार का नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छा। दूसरा चीज है मार्जिन। मार्जिन आपको बता दिया, 100 का माल 120, 130, 150 में बेचना है, क्योंकि बिकॉज एक्सपेंशन विदाउट ग्रॉस मार्जिन इज कमिटिंग सुसाइड। एक्सपैंड कर रहा है, मार्जिन है नहीं, गेम ओवर। तीसरी चीज ग्रोथ। अब जो कैश और प्रॉफिट आ रहा है वो हर महीने बढ़ बढ़ के आना चाहिए, वो है ग्रोथ। ये बढ़ बढ़ के हर महीने आना चाहिए।
अगर आपकी कंपनी का आज आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस टुडे टीवी, ये भी हर महीने बढ़ना चाहिए, इसका टॉप लाइन हर महीने इसका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, वो ग्रोथ है। लेकिन बढ़े कैसे? प्रॉफिटेबल तरीके से बढ़े। और पेमेंट कैसे आए? आपके पास एडवर्टाइजर से पेमेंट आता है, तुरंत आए। ऐसे ही मेरा धंधा, आपका धंधा, सबका धंधा। मैं आपकी तो बहुत इज्जत करता हूं, आप लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो जिस धंधे के अंदर ये 3 चीजें, वहां ले ऑफ नहीं होगा। ले ऑफ होने का दूसरा कारण क्या होता है? आपकी स्ट्रैटेजी बार बार बदल जाना। आज आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके लिए आपने 500 आदमी हायर कर लिए, बाद में बोला नहीं नहीं ये प्रोडक्ट काम का नहीं है, अब ये लॉन्च कर दो, तो इनको निकाल के नए आदमी लेकर के आए। लोगों का आपसे विश्वास खत्म हो जाता है। ये 2 कारण होते हैं कि ले ऑफ होते हैं। एक स्ट्रैटेजी बार बार बदलना, क्लैरिटी ना होना, और दूसरा कैश ग्रोथ प्रॉफिट कंट्रोल में ना रखना। सारे स्टार्टअप, सारे बिजनेस, जिसके ये 3 चीजें। मेरे यहाँ एक सीनियर लीडर थे हमारी कंपनी में, अंदर की बात आज आपके सामने बता देता हूँ। वो सीनियर लीडर आकर के एक दिन ना एरो सिटी में एक होटल में जाकर के कॉफी शॉप पे मोबाइल लगा के रोने लग गए। हाई पेटीएम का आईपीओ आ रहा है, एक बेचारा छोटे गांव का लड़का कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मैं अपनी बेटी का सारा पैसा जमा किया हुआ आज उसके आईपीओ में लगाने जा रहा हूँ, आने वाला आईपीओ, आने वाला आईपीओ। सीनियर लीडर था, मैंने उसको अपने पास बुलाया। मैंने कहा क्या कर रहा है भाई, तेरे कारण हमारी कंपनी की भी बेइज्जती होगी। आज पेटीएम के पास ना कैश है, ना ग्रोथ है, ना मार्जिन है। कैश उसका दूसरों को धंधे पे चल रहा है, ग्रोथ पिछले साल से डीग्रो कर गया, मार्जिन आज तक लॉस में है कंपनी। उसमें तीनों ही नहीं है पेटीएम में। इसका आईपीओ आने के बाद, इसका आईपीओ आई इसलिए रहा है क्योंकि इसके इन्वेस्टर्स को बाहर निकलना है। इसके इन्वेस्टर्स के प्रेशर के कारण इसका आईपीओ आ रहा है। ओ भाई ये तो तेरा उड़ते ही फट से नीचे जाएगा। और मैंने उसको वहां बोल दिया, मैंने कहा देख लियो मेरे दोस्त, 9 महीने के अंदर ये 40% से ज्यादा ड्रॉप होगा। वो नहीं माना, उसने पैसा लगा दिया उस पर। आज वो एम्प्लॉय हमारे साथ नहीं है, क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा हुआ बाद में। और क्या हुआ, ये कंपनी 60% उड़ गई। हमारे देश का 60,000 करोड़ रुपया गायब हो गया इस कंपनी में से, क्योंकि 3 चीजें नहीं थी, कैश नहीं था, ग्रोथ नहीं था, प्रॉफिट नहीं था। नायका के साथ भी यही हुआ। जो ऐसे करेंगे उनके साथ यही हो। इनको आईपीओ जाना इनकी मजबूरी होती है। निगम जी सुनो पहले ध्यान से, मजबूरी क्या होती है इनकी। मैंने ना आपकी कंपनी में पैसा लगा रखा है, अब मेरा पैसा छुट्टा नहीं हो रहा है। आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर आएगा, मेरा पैसा छुट्टा होगा, मैं बाहर निकलूंगा, तो वो उसको इन्वेस्टर प्रेशर डालता है, आईपीओ चल, आईपीओ चल, आईपीओ चल। ये आईपीओ जाता है, इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल के बाहर हो जाता है, इसका धड़ से गेम ओवर, और बेचारा रिटेल इन्वेस्टर मेरा आपके जैसा बर्बाद हो जाता है। किसी भी कंपनी के फंडामेंटल जानना जरूरी है। सर ये जो आपने एग्जांपल दिए बहुत अच्छा है। मैं इसको थोड़ा सा और लार्ज पे जाता हूँ कि शेयर बाजार में लोग पैसा डालते हैं बिना चीज़ों को समझे कि इसका शेयर डाल दो पैसा, शेयर गिर गया निकाल लो पैसा। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे कि मतलब कितना पेशेंस ज़रूरी है, कितना चीज़ें इसमें समझना कितना ज़रूरी है चीज़ शेयर बाजार को? इनको पता क्या करना चाहिए, इनको ढाबे पे वेटर की नौकरी करनी चाहिए। पूछो क्यों? इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वहां पे ना टिप मिलती है। आपने 500 रुपए का खाना खाया तो आप 50 रुपए की टिप देते हो, और वो टिप से खुश हो जाता है। अब इनका इससे क्या मतलब, आप पूछोगे? इनका इससे ये मतलब, ये ऐसे घोर अज्ञानता के लक्षण प्रकट करते हैं। इन लोग को कोई टिप देता है, अरे यहाँ डाल दे पैसा, ये टिप मिलती है ना, एक वो टिप होती है, एक ये टिप होती है। टिप मिली, इसमें पैसा डाल दे, इसमें पैसा डाल दे, जाएगा, भागेगा, दौड़ेगा। इनको फंडामेंटल सीखने चाहिए। एक मैं बताया था, अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा था, पर फिर भी कर देता हूँ, जरूरी है। यहाँ पे 39 मिनट का एक मैंने वीडियो दिया है, शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान। उसमें मैंने 10 फंडामेंटल बताए हैं, वो बताऊंगा तो आपके साथ में 1 घंटा उसमें निकल जाएगा। अगर पॉइंट्स में बता दें 10 फंडामेंटल कौन से? बहुत लंबा जाएगा। मैं आपको फिर भी शॉर्ट में बता दिया, 3 चीजें बता दी आपको, कैश चाहिए, ग्रोथ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। अगला बता देता हूँ मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। 5वां बता देता हूँ कंज्यूमर उसको कंसिस्टेंटली खरीद रहा हो बाजार से, आपको इंडिकेशन मिलते रहने चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि ये जो कंपनी है इसका 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड दिख रहा हो, 10 साल में इसने कितने डाउन लिए। ये मैं कुछ फटफट 6-7 चीजें तो आपको बता दी। वो 10 पॉइंट का वीडियो, उसे मैंने डेटा के साथ एक्सप्लेन किया है, वो देख लें आप। शेयर मार्केट में जब कोई वीडियो डालता हूं, वो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ लोग देख लेते हैं उसको, उस वीडियो को तुरंत, क्योंकि लोग जानते हैं इस आदमी की समझ है, ये इन्वेस्ट किया हुआ है इसमें, इसलिए नहीं कर रहा है, इसको कोई कमीशन मिल रही है इसलिए नहीं कर रहा। मैंने किसी शेयर मार्केट में किसी कंपनी को कभी प्रमोट नहीं किया कि इसमें पैसा, जैसे आज भी बोल देता हूँ अडानी के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा अडानी में पैसा डालो, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे जयचंद लोग जो हमारे देश में हैं उनकी मत सुनो बस। भाई हमारे देश के व्यापारी को आगे बढ़ाना, इतनी तो हमारी जिम्मेदारी, देश पे उंगली मत उठाना, इतना मैं कह रहा हूँ। खैर मैंने आपको बता दिया शेयर मार्केट के विषय में। एक पीछे किसी ने मुझसे इंटरव्यू में बोला था कि शेयर मार्केट जो है स्कैम है, स्कैंडल है, वो भी एक ज्ञानी है बहुत। शेयर मार्केट ना स्कैम है ना स्कैंडल है, कंप्लीटली रेगुलेटेड है, बहुत जबरदस्त एरिया। अगर इंटेलिजेंस आ जाए, राइट इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी। अब शेयर मार्केट से बाहर निकलते हैं, कुछ दिन पहले बजट आया, बजट को लेकर आपकी क्या राय है? मैं टैक्स पर भी आऊंगा उसके बाद आपके पास। बजट भी, टैक्स भी, ये सब पे मैं राय दे चुका हूं, फिर भी आपने पूछ लिया है, मैं बता देता हूं। बजट अच्छा बजट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि 10 में से 10 है बजट, पर ये बजट जो है
ये बजट एक करेज वाला बजट है जो लॉन्ग टर्म विजन के साथ रखा गया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा काफी लगा दिया भाई। अपन 4-5 लाख करोड़ से 7.5 लाख करोड़ पे गए, उससे 10 लाख करोड़ पे आ गए, कई गुना ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाई गई। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। आज हम नोएडा में बैठे हैं, मेरे घर पे बैठे हैं, यहाँ पे जिम के अंदर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे नोएडा में बाहर एक छोटा सा एक्सप्रेस वे है 20-25 किलोमीटर का, सड़क बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके बनने से 1 लाख मकान बन गए, उसके बनने से 2.5 लाख लोगों के ऑफिस बन गए, उसके बनने से 10 बड़े मॉल बन गए, उसके बनने से आज काफी रेजिडेंशियल पेरिफेरल छोटे बिजनेस भी आ गए, उसके बनने से एक बहुत बड़ी ग्रोथ आई। ये 25 किलोमीटर बता रहा हूं आपको। हमारा देश में हजारों किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं। अमेरिका में सड़कें इसलिए हैं क्योंकि अमेरिका अमीर है। यस और नो? नो। अमेरिका अमीर इसलिए है क्योंकि अमेरिका में सड़कें हैं। समझ में आ रही मेरी बात? बड़ी अलग बात बता रहा हूं मैं। अमेरिका इसलिए अमीर है क्योंकि अमेरिका में सड़कें हैं। जब सड़कें होती हैं, अब सुनिए 2 बात और बताता हूं बजट के बारे में आपको। एक बड़ी कमाल की बात, आज बड़ा खुल के हो रहा है इंटरव्यू। ऐसे इंटरव्यू कम देता हूं मैं कभी कभी, बड़ा स्पॉन्टेनियस बात हो रही है। जब आप किसी को रेवड़ी बांटते हो, रेवड़ी बांटना थोड़ा कठोर शब्द है, पर इसका अर्थ यह हुआ जब आप किसी को फ्री बीज देते हो, कुछ गिफ्ट देते हो, तो 1 रुपए की रेवड़ी यानी कि 1 रुपए का फ्री बी यानी कि 1 रुपए का गिफ्ट देने से 90 पैसे की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है देश में। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाते हो तो 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट से 3.5 रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब इसको समझते हैं फिस्कल डेफिसिट से जोड़ के, साधारण भाषा में समझाना मेरी एक्सपर्टीज है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट क्या है? मैंने अपने बजट के वीडियो के बाद अपने रसोइये से पूछा। मैंने कहा महाराज बोलते हैं प्रेम से अपने रसोइये को। मैं कहा महाराज फिस्कल डेफिसिट क्या है? समझ में आया मेरा वीडियो देख के? बुरा आ गया। मैं क्या है? बोला ज्यादा पैसा अगर देश में आया और कम खर्च हुआ तो फिस्कल सरप्लस, और ज्यादा पैसा देश से खर्च हो गया, देश की इनकम कम हुई तो फिस्कल डेफिसिट। सिंपल हो गया। तो अगर एक बावर्ची, जिसको महाराज, जिसको शेफ, जिसको एग्जीक्यूटिव शेफ, सू शेफ बोलो, वो भी समझ गया। अब इसको जोड़ते हैं। निगम साहब, फिस्कल डेफिसिट 2 तरह के होते हैं। ये तो आपके साथ चलते चलते आज मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास भी हो रही है साधारण भाषा में। फिस्कल डेफिसिट 2 तरीके हैं। एक फिस्कल डेफिसिट मैंने खर्चा ज्यादा कर दिया, इनकम कम हुआ, लेकिन रेवड़ी बांट के। एक फिस्कल डेफिसिट जिसमें मैंने खर्चा ज्यादा कम कर दिया, इनकम कम करी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करके। पैसा मेरा यहां भी ज्यादा खर्च हुआ, पैसा यहां भी ज्यादा खर्च हुआ, पर ये इन्वेस्टमेंट है, मुझे रिटर्न देगा आगे चल के। ये मेरा खत्म हो गया, साफ हो गया, इससे कोई रिटर्न नहीं आएगा आगे चल के। ये आएगा तो बहुत कम आएगा, मार्जिनल आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा कहना भी गलत हो जाएगा। यहां पे मेरे को बड़े रिटर्न मिलेंगे, इसलिए इसको ऐसे समझ लो, यहां पैसा खर्च हुआ है, यहां पैसा निवेश हुआ है। 2 तरह के फिस्कल डेफिसिट हैं। तो इस सरकार के इतने इलेक्शंस आने के बावजूद, मेरे ख्याल 10-11 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में पूरा हो रहा है, साउथ में हो रहा है, थोड़ा बीच में हो रहा है देश के, इतने इलेक्शन हो रहे हैं, जनरल इलेक्शन आने वाले हैं, आखिरी बजट है इनका। मैंने सोचा था निगम साहब इस बार कुछ ना कुछ ये सरकार ढील देगी। ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, बिजली ले लो, पानी ले, सब कुछ ले लो, हमसे फ्री में ले लो। कुछ नहीं किया उन्होंने। पता नहीं, समाव सरकार को डर नहीं लगता है इसको। समाव मैं समझता हूँ कि बड़ी करेजियस सरकार है। सर, सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन जब भी बजट आता है टैक्स की बात जरूर होती है। वो और इसलिए टैक्स, मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं एक नई तरीके से समझाता हूँ आज आपको निगम जी। हमारे देश में टोटल 4.25-4 करोड़ लोग टैक्स फाइल करते हैं। देश में लोग कितने हैं? 140 करोड़ से ज्यादा हैं। अभी कईयों का आधार नहीं बना, अंदर की बात ये हाँ, है। सच बात है। 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं हमारे देश में, ठीक है। उसमें से कितने लोग टैक्स फाइल कर रहे हैं? 4 करोड़। उसमें से 2.80 करोड़ लोग टैक्स फाइल कर रहे हैं जीरो। कितना कर रहे हैं? जीरो। काम का टैक्स देने वाले लोग कितने हैं? 1 करोड़। अब सरकार कहती है यार 140 करोड़ पे दिमाग लगाएं कि 1 करोड़ पे दिमाग लगाएं। और जो टेलीविजन देख रहे हैं और जो डिबेट में आते हैं और पूछते हैं, देखते हैं, वो ये 1 करोड़ ही हैं। वो टॉप 15 शहरों के प्रोफेशनल नौकरी करने वाले बेचारे। इसलिए सरकार इस पर टैक्स पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती। उसका कारण इनकम टैक्स पे बोल रहा हूँ, जीएसटी पे नहीं बोल रहा। जीएसटी पे लगाती है। जीएसटी 10.25 लाख करोड़, 10.5 लाख करोड़ से 13.25 लाख करोड़ हो गया। 25% ग्रोथ लेकर के आई निर्मला ताई, आपको बहुत बधाई है। जीएसटी आने का मतलब पता क्या होता? ज़्यादा, कई लोग सोचेंगे अज्ञानता में, जीएसटी ज़्यादा आने का मतलब तो ये हो गया कि सरकार हमको लूट रही है। नहीं, जीएसटी ज़्यादा आने का मतलब है कंजम्पशन बढ़ी है। जीएसटी ज़्यादा आने का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है। जीएसटी किस पे देते हो? साबुन पे, तेल पे। जीएसटी किस पे देते हो? कपड़ा खरीदने पे। आप पहले कम कपड़ा खरीदते थे निगम जी, इस साल ज़्यादा खरीद रहे हो, तो उसका मतलब आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी करी, मतलब आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा इसलिए बढ़ा क्योंकि देश आगे प्रगति कर रहा है। जीएसटी में आ रहा है। इनकम टैक्स में सरकार बहुत ध्यान कभी भी नहीं देगी, मैं बता सकता हूं। लेकिन सर, देखिए टैक्स देने वाला जो तबका है, उसकी टैक्स देने में कौन टूट रही है? गाड़ी लो,
तो टैक्स रोड दो टैक्स तो मैं कहीं ना कहीं आपको लगता है समझा तो रहा हूँ, ये तबका बहुत छोटा है, तो इसी की कमर टूटी पड़ी है। आपको ये तबका बार बार दिखाई पड़ रहा है क्योंकि आपका तबका कमेंट करता है आपके वीडियो के नीचे। ये तबका आपको कुछ ना कुछ ओपिनियन पोल में पार्टिसिपेट करता है क्योंकि ये थोड़ा एजुकेटेड तबका है, ये सेमी एजुकेटेड तबका है। बाकी के लोग जो है, जो असली जनता है, पूरा भारत है, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता है। वो खाली इसकी बात करते हैं। टैक्स फाइल कर कितने बता तो दिया आपको, 1.25 करोड़ लोग काम किए जो टैक्स फाइल कर रहे हैं। जो बेचारे ईमानदारी से टैक्स फाइल कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ी सी राहत दे देनी चाहिए। हाँ, ये आपने ठीक कहा। जो ईमानदारी से, जब इतने कम लोग पूरे देश को चला रहे हैं, इस 1.25 करोड़ लोग 140 करोड़ का खर्चा उठा रहे हैं, तो उनको राहत देनी चाहिए। मैं बताता हूँ राहत कैसे देनी चाहिए। राहत 2 तरीके से देनी चाहिए। मैं थोड़ा आउट ऑफ लीग बताऊंगा, काम की बात बताऊंगा, वैल्यूएबल बात बताऊंगा। 2 तरह से राहत देनी चाहिए सरकार को। पहली राहत ये देनी चाहिए कि मेरे भाई निगम जी, आपने इतना टैक्स दिया यार, आप तो बहुत बढ़िया आदमी हो, एयरपोर्ट में आप लाइन पे क्यों लगे हो? आप टैक्स पेयर हो, आपकी अलग लाइन लगवाते हैं। एम्स में आपको बेड नहीं मिल रहा, आपके लिए स्पेशल रिजर्वेशन रखते हैं बेड का। आपको आज कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, आपको आधार बनने में देर लग रहा है, आपको पासपोर्ट वीजा इमिग्रेशन के लिए डिले हो रहा है, आपने पासपोर्ट रीअप्लाई कराया, रिन्यू कराया, आपका पासपोर्ट आना चाहिए 24 घंटे में, बाकी आ रहा 24 दिन में, आपका 24 घंटे में आना चाहिए। टैक्स पेयर को सरकार एक छोटा सर्टिफिकेट देती है जिसको लेके किधर घूमे कोई फायदा नहीं। टैक्स पेयर को ये सारे, क्योंकि जिस व्यवहार पे दोगे पुरस्कार उसी को दोहराया जाएगा बार बार। एन एफर्ट व्हिच इज अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड। नंबर 2, टैक्स पेयर को और क्या फायदा होना चाहिए? दूसरा, टैक्स पेयर के लिए इन्हें क्या करना चाहिए था कि टैक्स पेयर को छोड़े, जो टैक्स का चीटर है उसको पकड़े, इनकम टैक्स वहां से निकाल के लाए। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्स इवेजन कर रहे हैं, उनको पकड़े। उन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको भी पकड़ नहीं पाया, उसके भी 14-15 तरीके हैं टैक्स इवेजन के। एनीवेज, ये फेसलेस हो रहे हैं इसको लेकर के। टेक्नोलॉजी, AI, ML से इन्होंने बहुत काम किया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार काम नहीं कर रही है, मैं ये कहूंगा कि इस पे और काम किया जा सकता है। जो टैक्स चोरी कर रहा है वहां से कमाई बढ़ाएं, जो बेचारा ईमानदारी से दे रहा है उसकी कमर ना तोड़े। इसमें मैं आपके साथ हूं, लेकिन मैंने 2 बातों के साथ इसको डिटेल में समराइज किया। चलिए अब एक अलग चीज पूछता हूँ आपसे। डिटेल में समराइज होता नहीं है, मैं भी कुछ बोल देता हूँ स्पॉन्टेनियस इंटरव्यू में। तो राहुल गांधी यात्रा पर निकले थे, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। मेरा मानना है, पूछना है आपसे ये कि अगर आप सबको सलाह देते हैं, सबको मोटिवेट करते हैं, एक मौका आपको मिले कि राहुल गांधी को सलाह देनी है, उनको मोटिवेट करना है, तो आप क्या कहेंगे? ओए होए, क्या प्रश्न पूछे। राहुल गांधी को क्या सलाह देंगे? राहुल गांधी जी का पीछे किसी के थ्रू हमसे मिलने के लिए इनविटेशन आया था, मैं उनसे मिलूंगा, उनको प्राइवेटली सलाह दूंगा, पब्लिकली नहीं बताऊंगा। चलिए ठीक है सर। बस आखिर के 1-2 सवाल और आपसे पूछूंगा कि हर व्यक्ति की ज़िंदगी में संघर्ष होता है, आपके जीवन में भी संघर्ष रहा, ठीक है, और हर सक्सेस हासिल कर चुके एक इंसान के पीछे कोई ना कोई एक महिला या कोई ना कोई एक इंसान ज़रूर होता है। आपके पीछे वो कौन लोग रहे जिन्होंने आपको वहाँ तक पहुँचने में मदद की, या आपका साथ दिया, या आपको मोटिवेट किया? 3 लोग जिन्होंने मेरी मदद करी। मेरे आंसर में क्लैरिटी होती है। पहला, मेरे गुरुजी, जिन्होंने मुझे ये दिशा दिखाई, कहा कि आप भगवद गीता लीजिए और बिजनेस और मैनेजमेंट की पढ़ाई कराइए, क्योंकि आपने मैनेजमेंट की पढ़ाई भी करी है, शास्त्रों की पढ़ाई भी करी है, इन दोनों पढ़ाई को जोड़ के देश की मदद करिए। तो पहला, मेरी सक्सेस की शुरुआत से लेकर अंत तक जो भी मेरे को अच्छा मिला उनके कारण, जो गलती हुई है मेरे कारण। तो पहले मैं अपने गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। दूसरा, जो मुझे सक्सेस मिली, उस सक्सेस में का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है मेरी कंपनी के लीडर्स का, जो दिन रात मेरी एब्सेंस में भी मेहनत करते हैं। मैं ऑफिस नहीं जा पाता, आज भी हम जिम में बैठे हैं, यहाँ चर्चा कर रहे हैं, अपने घर पे बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन लीडरशिप बहुत मजबूती से काम कर रही है, बहुत कमिटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, बड़ी फोकस्ड है, और तेज़ रिजल्ट, कैश, ग्रोथ, प्रॉफिट तीनों में ला रही है। तो वो दूसरा। और तीसरा, जो सबको बनाए रखता है, वो हमारा कंज्यूमर। वो हमारे को व्यूअरशिप, एंगेजमेंट देता है। आज भी वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं। एटलीस्ट 8-9 कैटेगरी, 12 कैटेगरी के अंदर वर्ल्ड में नंबर 1 है। इनके अलावा 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बन गए हैं। ये सब हमारे कंज्यूमर्स के कारण हुआ है। जो कस्टमर सिग्नल देता है, मैं उस हिसाब से कंटेंट बना देता हूँ। एक सवाल था जो मैं आपसे पहले पूछना चाहता था, लेकिन वो पूछते पूछते अब आखिर में आ गया कि जब मैं आया तो आप जिम में व्यस्त थे। आप इतने व्यस्त रहते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में, इतना काम आपके पास, लोगों से मिलना होता है, आप कैसे समय निकाल पाते हैं जिम में? और ये जिम आपका मोटिवेशन कैसा है? क्योंकि अक्सर लोग, मुझे से लोग जिम शुरू करते हैं और 2 दिन में छोड़ देते हैं, तो ये जिम के अंदर मोटिवेशन कैसे आता है? निगम जी, इस प्रश्न को मैं पूरा करता हूं। अच्छा प्रश्न है आपका, और ये प्रश्न हो सकता है वायरल भी हो जाए आज लोगों को, क्योंकि इस मैसेज की जरूरत है। जिंदगी में जिम नहीं, लोगों को 4 चीजों की जरूरत है, और मैं 4 चीजों पे ध्यान देता हूं। ठीक है, तैयार? पहली चीज होती है, मैं 4 चीजों को ऐसे समझाता हूं, एक ये, एक ये, एक ये और एक जेब। ये 4 चीजें, ठीक है। जेब मतलब पैसा कमाना नहीं रुकना चाहिए,
आपको पैसा कमाने की आदत पड़नी चाहिए कि आप ढंग से अच्छा पैसा कमाओ ताकि बाकी सबकी आप मदद कर पाओ, सेवा कर पाओ, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, उसको सबके इकोसिस्टम में मदद करो। तो पैसा आपको कमाना आना चाहिए, रेगुलर कमाना चाहिए, बढ़ बढ़ के कमाना चाहिए, पहला चीज। तो मैं उसमें समय लगाता हूं। दूसरा, इस पे समय लगाता हूं, रोज सीखना, रोज अपने आप को लर्निंग कराना, रोज सीखना, रोज लर्निंग कराना, रोज सीखना, रोज लर्निंग कराना। क्योंकि भाई साहब, अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ वो हैं जो सीखना नहीं चाहते। हाँ? इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे ही पढ़े रहोगे तो आगे चल के बहुत पड़ेगी, तो इसलिए पढ़ते रहो, बहुत अच्छा है। तो ये हो गया दूसरा, एक जेब बताया, एक दिमाग बताया। अब आते हैं आपको तीसरा, वो है आपका दिल। दिल हमेशा तब खुश रहेगा जब आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ोगे, जब मन को संतुष्ट रखोगे, थोड़ा घूमोगे फिरोगे और आध्यात्मिक प्रगति करोगे, मन को संतुष्ट स्पिरिचुअलिटी के साथ रखोगे। और चौथा है आपकी हेल्थ, वो आपका फिजिकल, है ना। तो मैं जिम में रोज समय लगाता हूँ, जिम में लगाता हूँ, इधर फुटबॉल कोर्ट है उसमें लगाता हूँ, बैडमिंटन कोर्ट में लगाता हूँ। 1.5 घंटे से 2 घंटे का मेरा फिजिकल एक्टिविटी रोज रहता है। ये चारों पे समय लगाता हूँ। जो इंसान इन चारों पे समय लगाता है उसको कौन हराएगा? वो जिंदगी में रोज प्रगति करेगा, आनंद लेगा, उसका आनंद कभी रुक नहीं सकता है। ये 4 चीजों पर अपने आप को नंबर दे दीजिएगा, अपने आप को स्कोर दे दीजिएगा। चारों में 10 में से स्कोर दीजिए। हेल्थ में कितना काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में कितना काम कर रहे हैं, लर्निंग पे कितना काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल लाइफ पे कितना काम कर रहे हैं। बस ये 4 में 40 में से जब अपने आप को 35 के ऊपर देखेंगे टोटल, तो आप समझ लीजिए जीवन ठीक है। नहीं तो जिस एरिया में गड़बड़ है उसको ठीक करना शुरू कर दीजिए। अक्सर जब लोग बिजनेस शुरू करते हैं तो बहुत कुछ पढ़ते हैं, जो स्पेशली जो पुरुष होते हैं उनके लिए काफ़ी कुछ होता है, लेकिन जब महिलाएं कोई बिजनेस शुरू करती हैं, ठीक है, तो उनके सामने चुनौतियां बहुत ज़्यादा होती है कोई भी बिजनेस शुरू करने में। ऐसी महिलाओं को आप क्या सलाह देंगे कि बिजनेस शुरू करते समय उन्हें किस बात का ध्यान रखना है? महिलाओं पर ना लोग ट्रस्ट नहीं करते हमारे देश में। आज भी पिछले साल की जितनी फंडिंग आई है, उस टोटल फंडिंग का 1% नहीं, 0.3% किसी ऐसे स्टार्टअप में गया है जो स्टार्टअप कोई महिला चला रही है। आज भी हमारे देश के में जो एम्प्लॉयमेंट है स्टार्टअप्स के अंदर, जो टॉप फाउंडर्स का है महिलाओं का, वो 7% से लेस पार्टिसिपेशन है। आज भी हमारा देश टोटल 44 देशों में से महिलाओं के इंडेक्स पे काम करने में 41वीं रैंक पे चल रहा है। आज भी हमारा देश इंप्रूवमेंट आ रहा है, बहुत स्लो है। हाँ, नारी है, बेचारी नहीं है, आगे बढ़ रही है। हाँ, ये इंप्रूवमेंट आ रहा है। अगर महिला बिजनेस शुरू कर रही है, जो आपका प्रश्न था, उनके लिए क्या सुझाव देंगे, ये पूछा आपने? जी बिल्कुल। निगम जी, सुझाव पे मैं 2 बातें बताता हूं। 2 बातों की तकलीफ आती है। एक, उनको कोई पैसा नहीं देता, अरे महिला कर नहीं पाएगी, ये लड़की क्या करेगी ये। और दूसरा, मतलब मैंने किरण मजूमदार शॉ ऑफ बायोकॉन, वो हमारी प्रोफेसर है बड़ा बिजनेस की। हमारे यहाँ प्रोफेसर आपको पता होगा बिलियनियर्स होते हैं। हाँ, डालमिया सिंघानिया, बर्मन, जिंदल, मुंजाल, गोयनका, मोदी, मित्तल, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, गोदरेज, नंदा, सब बड़े बड़े हम लोग व्यापारियों को प्रोफेसर बनाया। हमारे प्रोफेसर ऐसे नहीं है जैसे बाकी होते हैं। तो किरण मजूमदार शॉ मुझे बता रही थी कि जब मैंने बिजनेस शुरू किया, विवेक जी, लोग विश्वास नहीं करते। होटल में कमरा लेने में ऐसे देखते थे, अकेली जा रही है, कोई लफड़ा है, कोई चक्कर है। बिजनेस मीटिंग के लिए जाते लोग विश्वास नहीं करते, इन्वेस्टमेंट के लिए विश्वास, एम्प्लॉयज नहीं आते थे हमारे पास, लीडर्स नहीं आते थे। महिला है, पार्किंग लॉट के लीडर, पार्किंग लॉट समझते हैं यार, अब जॉब यहां से निकाल दिया गया हूं तो थोड़े दिन के लिए जुगाड़ के लिए कोई कंपनी ढूंढ लेता हूं, तब तक असली कंपनी ढूंढते रहूंगा। तो ये ऐसे होता है। 2 चीजें, एक पैसा, दूसरा मैन पावर, ये नहीं मिल पाती है आपको। आपके पास आइडिया अच्छा हो, मेहनती हैं आप, जुनूनी हैं आप, जिद्दी आप, करना चाहते हैं। मैं तो बताऊं आपको, एम्प्लॉयज कई बार ना ऐसे हो जाते हैं कि समुंदर में जब जहाज चल रहा हो और आप किसी से पूछो, एम्प्लॉय से, भाई आप एंटरप्रेन्योर हो, आप पूछो भाई तेरे को जहाज चलाना आता है, बोलेगा आता है। आप पूछो, आप तू मेरे को ये समुंदर पार करा देगा जहाज चला के, वो एम्प्लॉय इंटरव्यू में बोलेगा पार करा दूंगा आपको जहाज। क्या आप बात कर रहे हो, रोज जहाज चलाता हूं, इतने जहाज चलाए मैं तो, इससे बड़े बड़े जहाज चलाए मैं तो। आपको ठीक है, क्या तनख्वाह लोगे? बोले ये तनख्वाह दिया, लेकिन जहाज से पार करा दे। जहाज में चल पड़ा, समुद्र के बीच में आ गया। जहाज में हल्का सा कोई छोटा मोटा छेद जिसको वो ठीक कर लेता, पर लेकिन उसको लगा यार फालतू काम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो वो जहाज की बाउंड्री पे आके खड़ा होकर के तख्ती लेकर के बाजू वाले जहाज पे दिखाना शुरू कर देता है, ओपन फॉर हायरिंग। बाजू वाला जहाज वाला वहीं से उसे बात करता है, कितने में आएगा? बोले इससे 20% ज्यादा पे आऊंगा। बाजू वाला जहाज अपना जहाज रोकता है और ये उसमें जाने से पहले उनको बोल देता है, ठीक है सेठ जी मैं चलता हूं, मैं जरा दूसरे जहाज में निकलना पड़ेगा मुझको। अब वो सेठ जी क्या करे, तूने तो मेरा जहाज बीच में रोक दिया, तू कह रहा था मैं जहाज पार कराएगा समुंदर। तो ये लॉयल नहीं होते एम्प्लॉयज, और महिलाओं के लिए और लॉयल नहीं होते। तो उनको बहुत सीखना पड़ेगा कि लॉयल्टी कैसे बिल्ड करें।
एम्प्लॉयज़ का एंगेजमेंट कैसे बिल्ड करें, कस्टमर का विश्वास कैसे बिल्ड करें। ये कठिनाइयाँ हैं, ये संघर्ष है, पति तैयार नहीं है, सास ससुर तैयार नहीं है, बच्चों को पालना है, प्रेगनेंसी के बाद की तकलीफ है, बीच में सबैटिकल आ जाता है, लोग वो सारे कॉन्फिडेंस के लिए इनको एक्स्ट्रा लड़ना पड़ रहा है। इसलिए मैं कहूँगा इनको भी ये 4 चीज़ों पर हमेशा ध्यान दें, जो मैंने 4 चीज़ें बताई हैं जो सफलता के लिए ज़रूरी हैं। मेरा विश्वास है महिला अब हमारे देश में रुकेगी नहीं, शुरुआत हो चुकी है। विवेक जी, आपने हमको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके मज़ा आया। यूट्यूब चैनल बिजनेस टुडे के आपको लाइक करें, शेयर करें और हमें देखते रहें। और ये इंटरव्यू कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।